हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में एचयू के लिए यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए मानव रोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एचयू एग्ज़ाम के लिए अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ये आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये आपके नए सिलेबस, नए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टोटल प्रैक्टिस सेट इसमें आपको 10 देखने को मिलेंगे। साथ ही इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट से संबंधित, तो यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, रक्त और रक्त उत्पादों के माध्यम से संचारित होने वाला रोग है। विकल्प में यहाँ पर दिया गया है मलेरिया, फाइलेरिया, पैराटाइफाइड, हेपेटाइटिस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस बी। बताएं, रक्त और रक्त उत्पादों के माध्यम से संचारित होने वाला जो रोग है वो कौन सा है? किसे कहा जाएगा? कौन सा है? मलेरिया, फाइलेरिया, पैराटाइफाइड, हेपेटाइटिस। यहाँ हेपेटाइटिस बी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। ठीक है, हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। ये इन्फ्लेक्टेड जो आपका ब्लड होता है, ठीक है, इन्फेक्टेड जो ब्लड होता है उसके चढ़ाने से या फिर किसी संक्रमित रक्त के संपर्क में आने से ये आपको जो हेपेटाइटिस बी होता है ये फैलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इन्फेक्टेड ब्लड के चढ़ाने से या फिर किसी संक्रमित रक्त में किसी तरह के संपर्क में आने से ये हेपेटाइटिस बी की समस्या होती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा प्रश्न है, संपर्क द्वारा संचरित होने वाले रोगों को क्या कहा जाता है? असंक्रामक रोग, घातक रोग, संक्रामक रोग या फिर असाध्य रोग। संपर्क द्वारा संचारित होने वाले रोगों को क्या कहा जाता है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? संपर्क के द्वारा जो संचारित हो रहा है रोग, उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें हम क्या कहेंगे? संक्रामक रोग कहेंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, संक्रामक रोग कहेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? ऑस्टियोपोरोसिस, तपेदिक, बेरी गंठमाला यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? संक्रामक रोग के बारे में पूछा जा रहा है जो एक से दूसरे में फैलता है। ऑस्टियोपोरोसिस, तपेदिक, बेरी या फिर गंठमाला। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तपेदिक। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, तपेदिक हो जाएगा। अच्छा, ये किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है? ठीक है, तो बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका नाम है। ठीक है, तपेदिक क्या है? ये किस में आएगा? जीवाणु जनित। ठीक है, जीवाणु जनित रोग है, इसे याद रखेंगे। जीवाणु जनित रोग है तपेदिक, यानी यहाँ पर इसकी बात हो रही है आपकी टीबी की। ठीक है, वायरस का बैक्टीरिया कौन से किस बैक्टीरिया से फैलता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैलता है। और किसको प्रभावित करता है? तो याद रखेंगे लंग्स को। ठीक है, फेफड़े को यह प्रभावित करता है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं, हेपेटाइटिस मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? किडनी, फेफड़े, लीवर या फिर पीयूष ग्रंथि। हेपेटाइटिस मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका लीवर हो जाएगा। ठीक है, लीवर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, मलेरिया की रोकथाम हेतु वेक्टर प्रबंधन का उपाय क्या है? ऑप्शन देखिए, विकल्प ए क्या कह रहा है? आंतरिक अवशिष्ट छिड़काव। विकल्प बी, लार्वा को नष्ट करने हेतु विभिन्न जैविक तथा रासायनिक विधियों का उपयोग। ऑप्शन सी है कीटाणुनाशक दवाओं तथा मच्छरदानियों का उपयोग, या फिर ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी।
यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन संक्रमण का उदाहरण है? कॉलरा, प्लेग, मीजल्स, एड्स यहाँ पर दिया गया है। कौन सा संक्रमण का उदाहरण है? कॉलरा, प्लेग, मीजल्स, एड्स यहाँ पर दिया गया है। श्वसन संक्रमण का पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? मिजल्स हो जाएगा, यानी कि आपका खसरा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह एक वायुजनित रोग है। ठीक है, वायुजनित रोग है, वायुजनित रोग है या संक्रमित व्यक्ति के। ठीक है, ठीक है, ये कैसे होगा? या संक्रमित व्यक्ति के किस तरह से होगा? संक्रमित व्यक्ति के सांस लेने, वो जो मतलब छींक रहा है, खांस रहा है, तो हवा के माध्यम से यह फैलता है, इस वजह से इसे वायुजनित रोग कहा जा रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो मिजल्स होगा, खसरा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में नर्म सतहों को कीटाणु रहित करने के लिए आमतौर पर किस कीटाणुनाशक का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखकर बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वाटरनी अमोनियम यौगिक, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। प्रश्न है, संक्रामक मच्छर के काटने के कितने दिन बाद मलेरिया हो सकता है? 1 से 4 दिन के बाद, 5 से 9 दिन, 10 से 14 दिन या फिर 15 से 20 दिन। संक्रामक मच्छर के काटने के कितने दिन बाद मलेरिया हो सकता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा 10 से 14 दिन। ठीक है, 10 से 14 दिन, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संक्रमित मच्छर के काटने के बाद ये आमतौर पर 10 से आपका 14 दिन के बाद आपके जो शरीर है उसमें मलेरिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसमें क्या होगा? ठीक है, इसमें आपको बुखार देखने को मिलेगा। ठीक है, ठंड लगेगी, ठंड लगना हो जाएगा, पसीना आएगा, सिर दर्द होगा। ठीक है, सिर दर्द होगा, सिर दर्द व शरीर में दर्द। ठीक है, सिर दर्द व शरीर में दर्द आपको देखने को मिलेगा, ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक प्रश्न इसका आता है, याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम परजीवी। ठीक है, परजीवी याद रखें, ये पूछा जाता है इससे संबंधित प्रश्न। और मच्छर की अगर हम बात करते हैं, एनोफ्लीज मच्छर। ठीक है, याद रखेंगे आप, ये जो मलेरिया की बात हो रही है, जो रोग है या बीमारी है या प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के द्वारा होती है, जो कि मादा एनोफ्लीज। ठीक है, मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, ये याद रखेंगे, ये इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कृमि संक्रमण से बचाव के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए? नाखूनों को साफ रखना, चप्पल पहनना, साफ शौचालय का उपयोग या फिर उपरोक्त सभी। कृमि संक्रमण से बचाव के लिए यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यहाँ पर दिया गया है सिंपल कोल्ड का इलाज, या फिर ऑप्शन बी में है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता और घावों को तेजी से भरना, ऑप्शन सी में है टूटी हड्डियों को ठीक करना, ऑप्शन डी है वजन कम करना। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता और घावों को तेजी से भरना, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बायोप्सी में क्या शामिल होता है? हार्ट रेट चेक करना, जांच के लिए ऊतक का छोटा नमूना लेना, ब्रेन का एक्सरे लेना या फिर यूरिन टेस्ट करना। बायोप्सी, बायोप्सी में क्या शामिल होता है?
यहाँ पर क्या हो जाएगा, जांच के लिए ऊतक का छोटा नमूना लेना, ठीक है, टिश्यूज का या फिर जो हमारे बॉडी में जो टिश्यूज होती हैं या जो सेल्स होते हैं उनका एक छोटा सा पार्ट सैंपल के लिए लेना और उसे टेस्टिंग के लिए भेजना, ताकि उसमें ये पता लगाया जा सके ये जो टिश्यूज है ये समान है या फिर कोई जो है असमान जो कोशिकाएं हैं, टिश्यूज है, सेल है, ठीक है। कैंसर को पता लगाने के लिए समानता बायोप्सी की जाती है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एंजियोप्लास्टी किसकी प्रक्रिया है? टूटे पैर की मरम्मत, सुनने की क्षमता में सुधार, किडनी निकालना, अवरुद्ध कोरोनरी धमनियों को खोलना। एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी किसकी एक प्रक्रिया है? यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अवरुद्ध कोरोनरी धमनियों को खोलना। डी यहाँ पर सही होगा। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी, ड्रामेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर बताएं, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? कैंसर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? ऑन्कोलॉजी कहेंगे, ठीक है, ऑन्कोलॉजी कहेंगे। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कार्डियोलॉजी की बात करते हैं तो ये किस में आपका आएगा? हृदय अध्ययन में आएगा, ठीक है, हृदय का अध्ययन। और जो आपका ये डर्मेटोलॉजी है ये किसको कहा जाएगा? त्वचा के अध्ययन को कहते हैं हम। और नेफ्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ये वक्र अध्ययन में आ जाएगा, वक्र का अध्ययन, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते देखते हैं, ल्यूपस, ल्यूपस किस तरह की स्थिति का, किस प्रकार की स्थिति का एक उदाहरण है? ऑटो इम्यून बीमारी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है या फिर डेफिशिएंसी डिजीज है? ल्यूपस किस प्रकार की स्थिति का उदाहरण है? ये ऑटो इम्यून बीमारी है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम की सबसे प्राणघातक प्रजाति कौन सी है जो मनुष्य में मलेरिया के फैलाव का कारण बनती है? अब ऑप्शंस देख लेते हैं, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम इन्यूई या फिर प्लाज्मोडियम नोलेसी या फिर प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम हो जाएगा, ठीक है, प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम हो जाएगा। इससे होने से, ठीक है, जो मलेरिया के बारे में ही ये संबंधित है, ये मलेरिया का सबसे घातक रूप होता है। इसमें क्या होता है देखने को मिलता है, इसमें मृत्यु की जो दर है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? वायरस जनित कौन सा रोग है? खसरा, टीबी, कॉलरा, मलेरिया यहाँ पर दिया गया है। वायरस जनित रोग की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खसरा, ठीक है, खसरा हो जाएगा। वायरस जनित रोग, विषाणु जनित रोग पूछा जा रहा था तो खसरा हो जाएगा। अच्छा, खसरा की अगर हम बात करें, ठीक है, किस वायरस की वजह से होता है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये पूछा जाता है इस तरह से एग्जाम्स में। पैरामाइक्सो वायरस, ठीक है, पैरामाइक्सो वायरस है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। पॉल एलिच द्वारा खोजी गई निम्नलिखित में से कौन सी दवा सिफिलिस का पहला सफल उपचार बनी? पेनिसिलिन, सॉल्वर्सन,
एरिथ्रोमाइसिन या फिर प्रोटोसिल। पॉल एलियट द्वारा खोजी गई इनमें से कौन सी दवा है जो सिफिलिस का पहला सफल उपचार बनती है? कौन सी है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी साल्वर्सन, ठीक है, साल्वर्सन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। आगे चलते देखते हैं पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या था? ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक। ऑप्शन बी में है रेबीज की रोकथाम और इलाज के लिए पहली दवा, चेचक की रोकथाम के लिए पहला टीका, या फिर यहाँ पर ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस यानी कि HIV के लिए पहला एंटीवायरल दवा। पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक थी। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। पेनिसिलिन की अगर हम बात करते हैं तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ठीक है। पेनिसिलिन इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे 1945 में, 1945 में, सॉरी यहाँ पर तो ये 1945 नहीं होगा, यहाँ पर 1928 आएगा, 1928 में, ठीक है। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज, और इसके लिए इन्हें 1945 में नोबेल पुरस्कार मिलता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार इसके लिए इनको मिलता है। किसने खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी? 1928 में पेनिसिलिन की खोज, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, रोग और संक्रामक अभिकर्मकों की प्रकृति के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीके से सुमेलित नहीं है? एड्स जीवाणु संक्रमण है, मसा विषाणु संक्रमण, सुजाक जीवाणु संक्रमण, सिफिलिसिस जीवाणु संक्रमण यहाँ पर दिया गया है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है, ये बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर एड्स हो जाएगा, ठीक है। ये जीवाणु संक्रमण नहीं है, ठीक है। ये क्या है? वायरस है, वायरस जनित रोग है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आगे चलते देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु संक्रमण यौन संपर्क के कारण होते हैं? देखिए यहाँ पर 3 दिए गए हैं, सुजाक है, एड्स है, सिफिलिस है। यहाँ पर जीवाणु संक्रमण यौन संपर्क के कारण होते हैं। सुजाक, एड्स, सिफिलिस यहाँ पर दिया गया है। और जीवाणु संक्रमण पूछा जा रहा है, जीवाणु संक्रमण से ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर एड्स नहीं होगा, बाकी आपका सुजाक और सिफिलिस हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। एड्स क्या है? विषाणु जनित है, ठीक है, विषाणु जनित में ये आएगा, इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा सही। आगे चलते देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग लेस्मानिया के कारण होता है? रक्ताल्पता, डेंगू, कालाजार, मलेरिया यहाँ पर दिया गया है। लेस्मानिया के कारण कौन सा होता है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर कालाजार हो जाएगा, ठीक है, कालाजार हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, सही मिलान की पहचान करना है। जीवाणु संक्रमण, तो मत्स्य और HIV एड्स वायरल संक्रमण यहाँ पर दिया गया है। गोनोरिया, सिफिलिस जीवाणु संक्रमण में है, मत्स्य और गोनोरिया वायरल संक्रमण,
सिफिलिस और HIV एड्स। इसके अलावा ऑप्शन सी में है जीवाणु संक्रमण, गोनोरिया और सिफिलिस वायरल संक्रमण, मत्स्य और HIV एड्स। डी है विकल्प में जीवाणु संक्रमण, मत्स्य और सिफिलिस वायरल संक्रमण, गोनेरिया और HIV एड्स यहाँ पर दिया गया है। कौन सा सही है ये यहाँ पर बताना है। कौन सा सही है ये यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो जीवाणु संक्रमण, गोनेरिया और सिफिलिस वायरल संक्रमण, मत्स्य और HIV एड्स हो जाएगा। सी आपका यहाँ पर सही होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन से रोग यौन संपर्क के माध्यम से फैलने वाला वायरल संक्रमण है। यहाँ पर 4 हैं, HIV है, मत्स्य है, सुजाक है, सिफिलिस यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो होगा वो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, HIV और आपका मत्स्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। HIV और मत्स्य ये वायरस जनित है। ठीक है, और बाकी के जो सुजाक और सिफिलिस आ जाएंगे ये आपके जीवाणु जनित रोग में या आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो विकल्प होगा ऑप्शन डी होगा यहाँ पर सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, चिकित्सीय उपचार के लिए औषधियों के उपयोग को क्या कहा जाता है। प्रकाश चिकित्सक, प्रतिरक्षा चिकित्सा, रसो चिकित्सा या फिर विकिरण चिकित्सा। चिकित्सीय उपचारों के लिए औषधि के उपयोग को क्या कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा, रसो चिकित्सा। ठीक है, रसो चिकित्सा कहा जाएगा। सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आखिर प्रश्न देख लेते हैं। नवजात शिशुओं को जन्म के समय BCG का टीका लगाया जाता है। BCG का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बेसिलस कैलमेट ग्वेरिन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। BCG का या फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।